हेलो दोस्तों, स्टडी 91 में मैं विकास सिंह फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़े यूपी स्पेशल, और यूपी स्पेशल का हम लोग क्या है लेक्चर नंबर 2 लेके आए। इसके पहले हमने पहला लेक्चर कल किया था जिसमें हमने इतिहास से संबंधित प्रश्नों को किया था, और आज भी हमारी जो प्रश्नों की श्रृंखला होगी वो इतिहास से ही संबंधित होगी। तो सभी लोग से अनुरोध है कि तुरंत वीडियो को क्या करें, आप शेयर कर दें, क्योंकि शेयरिंग और वॉचिंग कम होती है तो थोड़ा सा हम दिक्कत होती है, हम लोग को ऊर्जा नहीं मिल पाती है। जितना आप शेयरिंग करेंगे धीरे धीरे हम लोग उसमें प्रश्नों को क्वेश्चन, अभी 16 क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम क्या करेंगे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे और ये 1 घंटे में हम आपको 50-60 क्वेश्चन तक ले जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं तुरंत आप वीडियो क्या करें शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इतना नहीं करेंगे तो हमको क्या होती है ऊर्जा नहीं मिलती, फिर हो सकता है क्लासेस बंद हो जाएं, तमाम तरह की दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, तो प्लीज आपसे अनुरोध है कि वीडियो को सभी जगह पहुंचा दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सके। ठीक है, चलिए हम लोग शेयर पढ़ते हैं आगे। अब जिन लोगों ने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो तुरंत क्या करें हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। क्यों? क्योंकि इसका एग्जाम सेट और पीडीएफ आपको वहीं से मिलने वाला है, एप्लीकेशन से ही मिलेगा। ठीक है, तो तुरंत आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, क्योंकि आज जो हमारा 26 लाख का परिवार है वो आपके सहयोग और प्यार से आज हम लोग 26 लाख के परिवार तक पहुंचे हैं। तो सभी लोग तुरंत क्या करें वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन का लाभ ले सकें। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा, क्या है जरा सा देखिएगा। क्या कह रहा है, फतेहपुर सीकरी नामक शहर का निर्माण किसने करवाया था, है ना। फतेहपुर सीकरी जो कि बहुत ही क्या है ऐतिहासिक शहर है ना। फतेहपुर सीकरी जो है क्या है बहुत ही ऐतिहासिक शहर, और यहाँ बहुत सारे निर्माण हैं जो ऐतिहासिक और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर और औरंगजेब, किसने बनवाया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, अकबर ने बनवाया था, है ना। किसने बनवाया था? अकबर ने, शहंशाह अकबर ने बनवाया था। क्या ये क्या चाहते थे, किसको अपनी राजधानी बनाना चाहते थे, है ना। और राजधानी के लिए उन्होंने इस शहर का नाम रखा था, वो क्या था, सीकरी, है ना। इस शहर का जो नाम उन्होंने रखा था वो क्या था, सीकरी रखा था, है ना। सीकरी शहर रखा था उन्होंने, इसका नाम गुजरात विजय, क्या गुजरात विजय पे, गुजरात विजय प्राप्त करने के बाद जब वो यहां पे पहुंचते हैं तो यहां पे उन्होंने इसके नाम के आगे फतेह बढ़ा दिया, है ना। क्या किया, फतेह बढ़ा दिया, मतलब फतेह का मतलब विजेता, है ना, विजयी जिसको हम कहते हैं, फतेह बढ़ा दिया। तब इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया फतेहपुर सीकरी, है ना। क्या हो गया इसका नाम, इसका नाम हो गया आपका, इसका नाम हो गया आपका फतेहपुर सीकरी। क्या हो गया, फतेहपुर सीकरी। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकबर। अब आपको यहां पे ध्यान देना है दोस्तों, ध्यान देना एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जहांगीर, यहां पे जहांगीर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में एक मकबरा बना है जिसका नाम है मरियम उज जमानी, मरियम उज जमानी, है ना, या मरियम महल भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं, मरियम महल। मरियम महल का फतेहपुर सीकरी में मरियम महल का निर्माण किसने कराया था, जहांगीर ने कराया था। मरियम महल का निर्माण, मरियम क्या था कि जोधाबाई का ये नाम है, मरियम जोधा, है ना, जो क्या थी अकबर की पत्नी और जहांगीर की क्या थी, मां थी। तो उनका मकबरा जहां बना है वो कहां बना है, फतेहपुर सीकरी में ही बना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मरियम का मकबरा कहां है, तो फतेहपुर सीकरी में। इसका निर्माण किसने कराया था, तो जहांगीर ने करवाया था इसका निर्माण। और फतेहपुर सीकरी शहर किसने, शहर का निर्माण किसने बनाया था, तो अकबर ने, शहंशाह अकबर ने बनाया था। वो क्या चाहते थे, वो इसको अपनी राजधानी बनाना चाहते थे, लेकिन यहां पे जो दिक्कतें हुई, पानी की समस्या, इस चीज को लेकर उन्होंने इसको अपनी राजधानी नहीं बनाया, लेकिन यह बहुत ही क्या ऐतिहासिक शहर हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे लिखा है कि आगरा से लगभग 40 ऐतिहासिक शहर, इनका निर्माण मुगल बादशाह किसने, अकबर ने करवाया था। अकबर ने सीकरी को अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन 1573 ईस्वी में, है ना, गुजरात फतह करने कुछ किया। गुजरात विजय के लौटने के बाद इस सीकरी के नाम के आगे फतेहपुर रख दिया, है ना, तो क्या हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या क्या है, तो देखिए आपका क्या है, नौबत खाना है,
बुलंद दरवाजा है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो कि बहुत ऐतिहासिक, पंचमहल, मरियम उस जमानी, और क्या है, इबादत खाना है ना, इबादत खाना जहां सुन्नी लोग इकट्ठा होकर क्या इबादत करते हैं, इबादत खाना भी कहां पे, फतेहपुर सीकरी में। ठीक, तो प्रश्न समझ में आया। इस प्रश्न के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न के लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से, है ना, निम्न में से सिंधु सभ्यता में संबंधित कौन कौन से उत्तर प्रदेश, कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन क्या आपका, लोथल, हुलास, आलमगीरपुर और कालीबंगा, है ना। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, सभी लोग आंसर दे। अब यहां पे देखिए केवल ए है, ए और बी है, ए और डी है, बी और सी है। तो देखिए लोथल कहां है, गुजरात में है ना, लोथल कहां है, गुजरात में है, और कालीबंगा कहां है, राजस्थान में है ना, कालीबंगा कहां है, राजस्थान में है। तो हुलास और आलमगीरपुर, है ना, हुलास और आलमगीरपुर ऐसे हैं जो यूपी में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी, बी और सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि यही ऐसे हैं जो आपके क्या है, दो स्थल ऐसे हैं जो क्या है उत्तर प्रदेश में, क्या है, हुलास और क्या है बताइए, आलमगीरपुर। ठीक है, अब यहां से एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि हुलास कहां पे है, किस जिले में है, या आलमगीरपुर किस जिले में। तो यहां पे आपको डिटेलिंग दी होगी कि हुलास आपका कहां है, सहारनपुर में है, और आलमगीरपुर कहां है, मेरठ में है। बात समझ में आई। तो अगर मान लीजिए यहां पे हम आपसे कहें कि हुलास कहां है ना, तो ये आपका है कहां, सहारनपुर, ध्यान रखिएगा ये कहां है, सहारनपुर, और आलमगीरपुर कहां है, तो ये है मेरठ में है। इस बात को भी आप जरा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या दिया है, देखिए उत्तर प्रदेश के स्थित महाजनपदों में से राजधानी में सम्मिलित करते हुए दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दे, है ना। कूट की सहायता से हमको क्या करना है, यहाँ पे उत्तर देना है। ठीक है, महाजनपद है और उनकी राजधानियां है ना, महाजनपद हैं और उनकी क्या हैं, राजधानियां हैं। तो जरा देख के कूट मिलाने का प्रयास करिए। चेदी, मथुरा, वत्स, सुक्तिमुखी, मल्ल, कुशीनगर, सूरसेन, कौसंबी, है ना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए जो चेदी है ना, इसकी राजधानी कहां है, सुक्तिमती है ना। चेदी की राजधानी क्या है, सुक्तिमती। और वत्स, है ना, वत्स की राजधानी क्या है, कौसंबी है। ठीक, मल्ल की राजधानी क्या है, कुशीनगर, और सूरसेन की राजधानी कहां है, मथुरा है ना। तो अगर हम आपसे बात करें कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि कुल 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद है ना, वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आते हैं, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आते हैं। बात समझ में आई। आप ध्यान रखिएगा कि 16 महाजनपदों में से क्या है, 8 महाजनपद क्या है, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र है, यहां पे क्या है, 8 महाजनपद सिर्फ कहां मिलते हैं आपको, यूपी में मिलते हैं। ध्यान रखिएगा 16 में से 8 महाजनपद क्या होते हैं, यूपी में मिलते हैं। ठीक, चलिए जैसे यहां पे देखिएगा क्या है, देखिए आठों कौन कौन से हैं। तो देखिए चेदी, सुक्तिमुति, वत्स की राजधानी क्या है, कौशल, मल्ल है, सूरसेन है, काशी, कौशल, पांचाल और कुरु, है ना। ये आपके क्या हैं, 8 जो है महाजनपद है। ठीक, तो 8 महाजनपद उनकी राजधानियां हैं। चाहे तो आप इसको ले सकते हैं और इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तुरंत आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है, क्या टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है, क्या बताइए, करना है विकास सिंह रीजनिंग। विकास सिंह रीजनिंग को सर्च करिए और टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहां भी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका क्या कि ये 8 महाजनपद हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करमदंडा अभिलेख कहां स्थित है ना, करमदंडा
करमदंडा अभिलेख कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है कि करमदंडा अभिलेख कहाँ स्थित है ना। तो देखिए करमदंडा अभिलेख कहाँ है? वह अयोध्या में है ना। करमदंडा अभिलेख कहाँ है? वो अयोध्या में। गाजीपुर में कौन सा अभिलेख है? भीतरी अभिलेख है ना। क्या है? गाजीपुर में कौन सा? अगर आपसे पूछे कि भीतरी अभिलेख कहाँ है, तो ये गाजीपुर के क्या सैदपुर में है ना। वहां पे स्टेशन है आपका सैदपुर भीतरी, है ना। लेकिन अगर अयोध्या की बात करें तो क्या है? करमदंडा अभिलेख वो कहाँ है? अयोध्या में है। करमदंडा अभिलेख कहाँ है? अयोध्या में है। ठीक, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको देख सकता है कि इसको देखिए, यहाँ पे डिटेलिंग आपको देखेगी। देखिए क्या है? करमदंडा अभिलेख उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित है। यह शिव प्रतिमा का दो भाग उत्कीर्ण प्रतिमा का स्थान कुमारगुप्त के मंत्री कुमारमात्र पृथ्वी सेन ने की थी, है ना। इसकी स्थापना किसने की थी? पृथ्वी सेन ने। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं क्या? स्थापना इसकी स्थापना किसने की थी? पृथ्वी सेन ने। पृथ्वी सेन जो क्या था? कुमारगुप्त का यह क्या था? सेनापति, या हम इसको मंत्री, कुमारगुप्त का मंत्री था, है ना। कुमारगुप्त का क्या था? मंत्री था। कौन? पृथ्वी सेन, जिसने क्या किया था? करमदंडा अभिलेख, तो जो कि कहाँ स्थित है? अयोध्या में स्थित है ना। अयोध्या में स्थित है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, देखिए इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है ना। कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। और क्या है? शक मूल रूप से पश्चिमी एशिया की एक बर्बर तथा खानाबदोश जनजाति थी और कनिष्क 78 ईस्वी में शक संबंध प्रारंभ किया था, है ना। तो ध्यान दीजिएगा किसके लिए पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना। देखिए शक मूल रूप से थे वो पश्चिमी नहीं मध्य एशिया के थे, है ना। वो पश्चिमी एशिया के नहीं थे, वो कहां थे? मध्य एशिया के थे। इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। लेकिन ये क्या है? कनिष्क क्या है? सही है। और देखिए बाद में इसी शक संवत को क्या किया? भारत सरकार ने अपना लिया। भारत सरकार द्वारा जो है ये अपना लिया गया, क्या? शक संवत को, है ना। अब यहां पे हमसे पूछ सकता है कि शक संवत और सामान्य वर्ष में कितने का अंतर है? कितने वर्षों का अंतर है? तो ध्यान रखिएगा 78 वर्षों का अंतर होता है ना। क्या आपको ध्यान? जैसे वर्तमान में आपसे पूछ दे कि शक संवत का कौन सा वर्ष चल रहा है, तो तुरंत आपको क्या करना है? 2020 में तुरंत आपको 78 जोड़ देना है। ये क्या हो जाएगा? है ना, शक संवत 2098 कुछ ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आई? एक होता है विक्रम संवत, है ना। वहां पे क्या होता है? 57 वर्षों का अंतर होता है। जैसे विक्रम संवत, है ना, ये क्या है? हिंदू कैलेंडर होता है। क्या? विक्रम संवत, है ना। ये कितने वर्षों का डिफरेंस होता है? ये 57 वर्ष का डिफरेंस होता है ना। सॉरी, ये 78 माइनस होता है। इस बात समझ में आई? ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछे विक्रम संवत हम किस वर्ष में हैं, तो आप विक्रम संवत जानिएगा क्या है कि 2020 में आपको क्या करना है? 57 ऐड कर देना है और ये क्या हो जाएगा? 2077 हो जाएगा। बात समझ में आई? क्या हो जाएगा? 2077। तो ध्यान दीजिए कि 78 ईस्वी में शुरू किया था क्या? शक संवत कैलेंडर, है ना। और एक होता है विक्रम संवत जो 57 वर्ष, है ना। बात समझ में? विक्रम संवत क्या होता है? 57। तो ध्यान दीजिए यहां पे आपको डिटेलिंग होगी जो आपको मिलेगी, तो आपको पढ़ने में क्या होगी? आसानी होगी। क्यों? क्योंकि हम ओरली जितना भी बोले, यहां पे हमने डिटेल आपको क्यों लिखा है? क्योंकि जब आपको पीडीएफ मिले ना तो सारा डिटेल आपको साथ में मिले। क्योंकि हम ओरली चाहे जितना अच्छा बोल दें, है ना, जितना अच्छा एक्सप्लेन कर दें, एक समय के बाद आप इसको भूल जाएंगे, है ना। ओरली चाहे हम जितना बोल दें, जितना एक्सप्लेन कर लें, एक समय के बाद इसको आप क्या करेंगे? भूल जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि हम इसको रिटेन में दे रहे हैं ताकि आप जब इसको पढ़ें तो ये चीजें हमारी बात के साथ सब कुछ आपके क्या होंगे? दिमाग में। जैसे देखिए क्या मध्य एशिया के सिरदया की एक क्या थी? खानाबदोश एवं बर्बर जनजाति थी, है ना। और प्रारंभ के भारत सरकार द्वारा प्रवेश काल में कुषाण साम्राज्य गांधार से अवध तक ये था, कुषाण काल का था। ठीक है।
बात समझ में आई। तो ये इसलिए भी आपको डिटेलिंग है ताकि आपको दिक्कत ना हो, पढ़ें और चीजें आपको क्या हो, परमानेंट मेमोरी में सेव हो। दो मेमोरी होती है हमारे पास, एक टेम्परेरी एक परमानेंट। जो हम पढ़ाएंगे आपको टेम्परेरी, जब इसको पढ़ेंगे आप ना तो ये क्या होगा, आपके परमानेंट मेमोरी में सेव होता है। ठीक, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और क्या है, कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष में से कौन कौन शामिल नहीं था, कौन शामिल नहीं था। त्रिकोणीय संघर्ष क्या है, त्रिकोणीय संघर्ष है ना, कन्नौज का त्रिकोणीय मतलब कन्नौज को पाने के लिए 3 राजाओं द्वारा संघर्ष किया गया था, है ना, 3 वंशों द्वारा आपको संघर्ष किया गया था, है ना। ये वंश कौन कौन से थे, है ना, 3 वंश थे जो कन्नौज के लिए लड़े थे। इसलिए त्रिपक्षी, जहां आप देखें कभी कभी होता है कि चुनाव भी हमारे त्रिपक्षी होते, त्रिकोणीय हो गए, या मैच श्रृंखला होती है तो त्रिकोणीय होती है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि जो कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था ये किससे, पाल वंश, इसमें कौन कौन से थे, पाल वंश थे और प्रतिहार वंश और क्या था, राष्ट्रकूट वंश, है ना। ये 3 वंश थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। लेकिन चंदेल इनमें नहीं था, है ना, चंदेल कहीं भी नहीं था। तो पाल वंश, प्रतिहार और राष्ट्रकूट से चंदेल नहीं था। इसलिए इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, चंदेल वाला ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, प्रतिहार वंश और क्या था, राष्ट्रकूट वंश वाला द्वारा लड़ा गया था। ठीक, चलिए आगे। यहाँ पे लिखा है कि 8वीं सदी के दौरान कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए भारत के 3 प्रमुख साम्राज्य पालो, प्रतिहारो और संघर्ष हुआ था। इस कारण त्रिपक्षीय संघर्ष। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि किस सदी में हुआ था, तो आप कह सकते हैं 8वीं सदी में, है ना। किस सदी में हुआ था, तो 8वीं सदी में ये हुआ था, क्या कि जब ये युद्ध हुआ था। बात समझ में आई। तो तुरंत जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, तुरंत आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ के इस सेशन का लाभ ले सके, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ के इस सेशन का लाभ ले सके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जरा सा देखिएगा। काकोरी ट्रेन डकैती, है ना, काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई थी, है ना। ये बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी, है ना, जो क्या थी, हमारे क्रांतिकारी जो आंदोलन थे उसमें इन्होंने क्या किया था, बहुत ही तेजी और बहुत ही प्रचलित हुई थी काकोरी ट्रेन डकैती। क्यों, क्योंकि ट्रेन डकैती में उन्होंने क्या था कि अपने आप को सक्षम बनाना था ताकि हम अंग्रेजों के साथ क्रांतिकारी मोर्चा, तो जितने भी क्रांतिकारी थे उसमें थे। तो ये ट्रेन हुई थी कब थी, 9 अगस्त 1925 को। कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 को। ठीक, अब देखिए इसमें क्या था कि यह जो है, इस पे जो मुकदमा चला था, है ना, मुकदमा चला था वो टोटल 10 माह चला था, है ना। इसमें जो मुकदमा था वो क्या था, टोटल 10 माह चला था। देखिए यहां पे क्या है कि 9 अगस्त को हुआ था बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला, है ना, को फांसी की सजा हुई थी, है ना। क्या हुआ था, देखिए यहां पे बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी लिख दे रहे हैं, अशफाकुल्ला खां, है ना, क्या हुआ था, फांसी की सजा हुई थी, फांसी की सजा हुई थी। ठीक, बात समझ में आई। तो आपसे अगर पूछे काकोरी ट्रेन गठित कब गठित हुई, तो 9 अगस्त 1925, है ना, 9 अगस्त 1925। ठीक, राम प्रसाद बिस्मिल, लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां को क्या हुई थी, फांसी की सजा हुई थी, है ना। अशफाकुल्ला खां को क्या हुई थी, फांसी। तो यहां पे चौथा नाम भी ऐड कर देते हैं, रोशन सिंह, है ना, क्या है, रोशन सिंह। इन चारों को क्या हुई थी, फांसी की सजा। किस जुर्म में हुई थी, तो काकोरी ट्रेन डकैती के जुर्म में हुई थी। ठीक, चलिए आगे। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था, है ना। महमूद गजनवी जो क्या था, गजनवी वंश का शासक था, उसने भारत पर क्या किया था, 17 बार आक्रमण किया था। तो 17 बार जब आक्रमण किया था तो कन्नौज पे कब किया था, तो कन्नौज पे उसने बताइए 1018, 19, 16, 17 और 20, 21, 19, 20 कब हुआ था, तो बताइए, ये हुआ था 18, 19 में,
है ना, 1819 में। और कन्नौज अभियान ये क्या था, ये गजनवी का 12वां अभियान था। कन्नौज अभियान क्या था, गजनवी का 12वां अभियान था, है ना। कन्नौज अभियान क्या था, गजनवी का 12वां अभियान था। तो यहां पे प्रश्न आपसे बन सकता है, पहला तो सीधे पूछ लेगा, दूसरा किस अभियान के तहत उसने कन्नौज पर आक्रमण किया था, या कन्नौज पर जब उसने आक्रमण किया तो गजनवी का वो कौन सा अभियान था, तो वो 12वां अभियान था, है ना। गजनवी का वो क्या था, ध्यान रखिएगा, 12वां अभियान था, ठीक। गढ़वाल वंश के यहां पे राजा थे, ठीक। क्या नाम था, गढ़वाली कुछ इस तरह। गजनवी वंश ने महमूद गजनवी को 17 बार भारत पर आक्रमण किया, 12वें अभियान ऐसा उसने कन्नौज पर आक्रमण किया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, गुप्तकालीन, है ना, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहां स्थित है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहां स्थित है। ये देखिए, कुशीनगर, श्रावस्ती, देवगढ़, सहारनपुर। कुशीनगर, श्रावस्ती, देवगढ़, सहारनपुर कहां स्थित है बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, देवगढ़, है ना। क्या है ये, ललितपुर जिले के क्या है, देवगढ़ में है, देवगढ़ में है ना। और यह किसके है, तो यह भगवान विष्णु का मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित है। ये क्या है, भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये किस नदी के है, तो ये बेतवा नदी के तट पर है, बेतवा नदी के तट पर है ना, भगवान विष्णु का। और ये कहाँ है, ललितपुर के देवगढ़ जिले में। कहाँ है, ललितपुर जिले के कहाँ है, देवगढ़ में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुप्तकालीन, है ना। क्या पूछेगा, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, देवगढ़ में स्थित है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देवगढ़ में स्थित है, ठीक। चलिए आगे, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, आप पढ़ें और जरा आंसर देने का प्रयास करें कि कौन सा एक कथन सही नहीं है, कौन सा एक कथन सही नहीं है। देखिए, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। सारनाथ के धमेश स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाया गया था। राज्य में मथुरा की खुदाई कुषाण कालीन साक्ष्य मिला है। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का एक समृद्ध केंद्र था। तो देखिए, इसमें क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है। क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है। क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, ये वाला क्या है, सही नहीं है। सारनाथ का धमेश स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने नहीं, किसने कराया था, सम्राट अशोक ने कराया था। किसने कराया था, सम्राट अशोक ने कराया था, है ना। और यह है कहां, तो ये अभी सारनाथ में है, सारनाथ वाराणसी में है, सारनाथ वाराणसी में है। और धमेज स्तूप, है ना, इसी का नाम क्या है, धर्मराज का स्तूप है। इसी का नाम क्या है, धर्मराज का स्तूप है ना। इसी का नाम क्या है, धर्मराज का स्तूप है। तो ध्यान दीजिए कि इसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने नहीं कराया था, किसने कराया था, अशोक ने। इसलिए यह क्या है, गलत है। और सही पूछा, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा गलत है ना। क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा गलत है, तो यही हो जाएगा क्या, धर्मराज का स्तूप या धमेश स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। और ये कहाँ है, सारनाथ वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के क्या है, सारनाथ में स्थित है। सारनाथ वो जगह है जहां बुद्ध ने क्या किया था, अपना प्रथम उपदेश दिया था, है ना। सारनाथ वो है जहां बुद्ध ने क्या किया था, अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक। चलिए आगे देखिए, रामायण कथा में वर्णित कोसल राज्य का संबंध किस राजवंश से था, है ना। कोसल राज्य का संबंध किस राजवंश से था।
तो वो आपका इक्ष्वाकु, कुरु, विदेह और क्या था, विमावर्त, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्ष्वाकु वंश, है ना। इक्ष्वाकु वंश ये क्या था, है ना, ये सूर्य वंश से निकला था, सूर्य वंश से निकला था। कौन सा, इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश, है ना। ठीक, यही क्या है, कौशल। अब इसकी राजधानी कौशल राज्य, अब इसकी राजधानी क्या थी, तो साकेत, साकेत या हम इसको अयोध्या, अयोध्या या फैजाबाद भी आप कह सकते हैं। ठीक है, फैजाबाद था, वर्तमान में अयोध्या। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इक्ष्वाकु वंश, है ना। तो रामायण कथा में वर्णित कौशल राज्य का किसके था, इक्ष्वाकु वंश से, है ना। कौशल राज्य ये कहां से निकला है, तो सूर्य वंश से ही निकला है। ठीक, चलिए आगे देखिए। एक चीज और समझ लीजिएगा, एक चीज और आपसे पूछ सकता है ना, एक चीज और पूछ सकता है, क्या महाभारत का भी पूछे तो सेम आंसर होगा। रामायण महाभारत में भी इनका वर्णन है, तो इसके आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, क्या पूरा पाषाण काल के अधिकांश उपकरण क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित हैं। ठीक, अगला, सरायनाहर से 15 समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक, ताम्र पाषाण संस्कृति के साक्ष्य सहारनपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सभी कथन सत्य हैं, है ना। पहला भी सही है। अब सरायनाहर पूछ सकता है यह कहाँ है, तो यह प्रतापगढ़ में है। ध्यान रखिएगा कि ये कहां है, सरायनाहर पूछा गया परीक्षा में कि सरायनाहर कहां है, प्रतापगढ़ में है। बात समझ में आई, है ना। सरायनाहर कहां है, प्रतापगढ़ में। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा है, और ये भी सहारनपुर, ये भी क्या है, सही है। ठीक, आलमगीरपुर मेरठ है, सहारनपुर हुलास। ठीक, चलिए तो यहां पे आंसर क्या होगा आपका, तो यहां पे आंसर चौथा हो जाएगा, है ना। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ए बी सी तीनों, है ना। क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ए बी सी क्या हो जाएगा, तीनों। इसके लिए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व कहां का इक्तेदार था, है ना। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहां का इक्तेदार था। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बदायूं हो जाएगा। इल्तुतमिश क्या था, है ना। इल्तुतमिश क्या था, यह एक स्लेब था, है ना। ये क्या था, स्लेब था, किसका, गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का, है ना। शमसी वंश या इसको कुछ कौन सा वंश है, तो ये देखिए शमसुद्दीन, है ना, शमसी वंश का था। ठीक है, क्या था, ये शमसी वंश का था। और यह क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, दामाद था। और इक्तेदार कहां का था, इक्तेदार या इसी को सूबेदार भी कहा जाता है ना। सूबेदार भी, इक्तेदार या इसी को क्या कहा जाता है, सूबेदार भी कहा। तो कहां का था, तो जब ये सुल्तान बना उस समय ये कहां का था, बदायूं का था। कहां का था सूबेदार, तो बदायूं का सूबेदार था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 बदायूं। ठीक, चलिए। शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में शमसी वंश का प्रमुख शासक था, जो गुलाम वंश था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, तथा सुल्तान में बदायूं का सूबेदार था। ठीक, चलिए। मलिक सरवर ख्वाजा जहां, है ना, ने कब जौनपुर में सरकी साम्राज्य की नींव रखी, है ना, या स्थापना की। ठीक, अब देखिए ये क्या था, मलिक सरवर ख्वाजा जहां, ये क्या था, गुलाम था, गुलाम था, है ना। ये क्या था, गुलाम था, और बहुत ही ईमानदार था, ट्रांसजेंडर था, है ना, बहुत ही ईमानदार था। जब दिल्ली में उथल पुथल हुई तो तुगलक ने इससे कहा कि तुम जाओ, इसने जाके जो है जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की। और वह वर्ष कौन सा था, 1394, है ना, 1394, है ना। और इसका जो नाम था, इसका नाम क्या था, वो था मलिक सरवर, मलिक सरवर। और इसकी उपाधि क्या थी,
इसकी उपाधि थी वो थी ख्वाजा जहां। ख्वाजा जहां ये इसकी क्या थी? उपाधि थी, है ना। ख्वाजा जहां इसकी क्या थी? उपाधि थी, है ना। ख्वाजा जहां इसकी क्या थी? उपाधि थी। बात समझ में आई? तो मलिक सरवर इसका क्या था? ये ट्रांसजेंडर था और स्लेब था तुगलक का, है ना, जिसने क्या थी जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की थी। और वो क्या था? 1394 ईस्वी में। कब किया था? 1394 ईस्वी में। ठीक, यहां पे डिटेल है, देखिए। तैमूर के आक्रमण से दिल्ली में फैली अर्थव्यवस्था के लाभ उठाकर 1394 में फिरोज तुगलक ने गुलाम हिजड़े सरवर मलिक सरवर को जौनपुर के एक स्वतंत्र सरकी साम्राज्य की स्थापना की। सुल्तान मोहम्मद शाह ने तुगलक ने पूर्व का सिराज, है ना, एक चीज और इसको समझ लीजिएगा कि पूर्व का सिराज तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि दी थी, है ना। ख्वाजा ए जहां की उपाधि दी थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में प्रमुख नरोत्तम उनसे संस्थापक सुमेलित करते हुए दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दें। कूट की सहायता से उत्तर देना है कि ये क्या होगा, कौन सा कूट किससे रिलेटेड है। जौनपुर, आगरा शहर, अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा। अभी जौनपुर से आपका प्रश्न हुआ है तो आप समझ सकते हैं जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। क्या? जौना खां अपने भाई जौना खां की याद में। ठीक, बात समझ में आई? आगरा शहर को किसने बताया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था, है ना। आगरा शहर को किसने बताया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। ठीक, अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था। और लाल दरवाजा इसकी क्या थी? ये बहू थी मोहम्मद शाह की पत्नी, जिसका नाम था क्या? बीबी राजी, है ना। बीबी राजी ने क्या किया था? लाल दरवाजा का निर्माण कराया था। तो क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, 2 1 4 3। आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? राइट आंसर होगा 2 1 4 3, है ना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा 2 1 4 और 3। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ईयर भी लिखा है सिकंदर लोदी 1504 में, है ना। जौनपुर शहर यहाँ पे लिख सकते हैं सरकी साम्राज्य 1394 ईस्वी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, ठीक है। मध्य पाषाण काल में किस स्थान पे सिंह के आभूषण मिले हैं, है ना। सिंह के आभूषण किस स्थान पर मिले हैं? तो आंसर मगधा, कोल्डिहवा, मेजा, सरायनाहर। तो देखिए यहां से क्या मिला है? चावल मिला है ना। यहां से भी चावल मिला है ना। यहां से क्या मिला है? 15 सवाधान, है ना। ये कहाँ है? तो ये प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में। कोल्डिहवा कहाँ है? प्रयागराज। और मेजा भी कहाँ है? ये भी क्या है? प्रयागराज। महदहा, है ना। महदहा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हुआ कि महदहा से हमको क्या मिले हैं? सिंह के आभूषण, है ना। क्या मिले हैं? तो आप कह सकते हैं सिंह या हड्डी के आभूषण का साक्ष्य हमको कहाँ मिला है? महदहा से मिला है। ठीक, बस समझ में आई? सरायनाहर प्रतापगढ़ में, मेजा और कोल्डिहवा कहाँ है? ये दोनों प्रयागराज या तत्कालीन इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद। ठीक, तो यहां से आज का सेशन क्या होता है? आपका समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है क्या? विकास सिंह रीजनिंग। विकास सिंह रीजनिंग लिखिए और टेलीग्राम पे जुड़े। जो भी आपकी समस्या हो वहां पे आप आके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त कर दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।